बच्चों अब हम बात करेंगे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की। अब ये सीपीए का प्रोग्राम जो है, इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए सबसे पहली प्री रिक्विजिट ये है कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएट हो, प्लस आपके पास या तो आपने कोई ब्रिज प्रोग्राम किया हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो टू सिट इन योर एग्जाम। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं फिर तो आपकी सीए प्लस बीकॉम के बेसिस पे आपको मिनिमम 120 क्रेडिट्स आराम से बन जाते हैं। बट अगर आप अभी एमकॉम परस्यू कर रहे हैं तो आपको अपने क्रेडिट्स पहले चेक करने होते हैं। एक अथॉरिटी होती है नेस्बा, ठीक है, उससे आपको एक अप्रूवल लेना होता है। तो ये प्री रिक्विजिट है सीपीए के एग्जाम में बैठने की। ईए में ऐसा नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि ईए में कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं था कि आपको कोई क्रेडिट पॉइंट का कोई चक्कर हो, ठीक है। आपकी जो सिटिंग फीस है एग्जाम में वो भी कम थी, इसमें सिटिंग फीस भी लगभग जो ईए प्रोग्राम है उससे 2.5 से 3 गुना है, ऑलमोस्ट 3 गुना ही आप मान के चल सकते हैं। तो वहाँ 20-25 हज़ार में आपका एक सिटिंग हो जाता है एग्जाम का। इसमें एक एग्जाम के लिए मिनिमम 60,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, और अगर क्लियर नहीं होता तो दोबारा से 60,000 रुपीज़ लगते हैं उस एग्जाम के। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। 4 एग्जाम्स होते हैं तो लगभग 2.5 लाख का आपका खर्चा आना है सिर्फ एग्जाम फी का, ठीक है। मेंबरशिप फी और वो सब चीज़ें तो अलग है, वो तो हर साल फी जो होती है वो होगी ही, बट इसका आरओआई बहुत अच्छा है। कंपैरिजन अगर इसका करूं मैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो वो ये है कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है, ग्लोबल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बट एक सीपीए ग्लोबली 160 टू 180 कंट्रीज में अपना काम कर सकता है और रिकॉग्नाइज्ड है बेसिकली ये। मिडिल ईस्ट में हो गया, सिंगापुर में हो गया, तो इन सब जगह पे वैल्यू सीपीए की थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगेन मेरे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई, क्योंकि मैं खुद भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कंपैरिजन की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, नॉलेज, जो रिसर्च मैंने किया, बिकॉज इस पे मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ इस डोमेन पे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप ग्लोबल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन सबसे अच्छा ये है कि आप या तो एनरोल्ड एजेंट बन के आप यूएस टैक्सेशन बुक कीपिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सीपीए बन के अगर आप यूएस के ऑडिट्स भी करना चाहते हैं, है ना, यूएस का क्लाइंटल आप एक्वायर करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास खुले हैं। मतलब एक सीए सीपीए कर लेगा तो उसको और भी ज़्यादा एडवांटेजेस हो जाएगा पोजीशन उसकी। बिकॉज अभी क्या है कि प्रेसिडेंट साहब हमारे जो सीए इंस्टीट्यूट के हैं, उन्होंने आई थिंक 2-3 दिन पहले ये बताया कि 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए हैं, है ना, जो थोड़ा सा कंसर्न की बात है मेरे लिए भी। बिकॉज 2020 तक 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे और लास्ट 5 ईयर में 2 लाख और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐड कर दिए हैं इंस्टीट्यूट ने। अब उनका स्ट्रेटेजिकली वो क्या सोच रहे हैं, कैसे चल रहा है, आर्टिकलशिप की ड्यूरेशन भी 2 साल कर दी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सीए का जो चार्म है वो थोड़ा कम दिख रहा है अभी, है ना। तो मतलब सीए काफ़ी सारे लोग करेंगे ऐसा लग रहा है ना। जो ऐसा सुनने में आया है कि जो लोग इनिशियल लेवल पे टेकअप करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स, उनका जो काउंट है ना वो डिक्लाइन पे है। तो मे बी वो एक रीज़न होगा कि इंस्टीट्यूट ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए बना रहा है कि जो चार्म है सीएस का वो डिक्लाइन पे आ रहा है ना। बट हमें फोकस करना चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट कि उसको कैसे हम बढ़ाएं अपने जो इनवर्ड जो इनिशियल लेवल पे 12th के बाद बच्चे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उससे अभी टॉपिक से हट के बात करने लगा आपसे। बट द रिलेवेंट पॉइंट हेयर इज़ कि अगर आप एक कॉमर्स या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एक सीए ड्रॉप आउट है, या आप एक कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट है या ड्रॉप आउट है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप भी एक ब्रिज प्रोग्राम करके अपने क्रेडिट्स पूरे करके नासबा से एक अप्रूवल लेके वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह भेजनी होती हैं, आप सीपीए प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। अब सीपीए में 4 एग्जाम्स होते हैं। पहला एग्जाम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग का। इसमें बेसिकली क्या है, FAR बोलते हैं इसको, फार। आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस गैप क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि एनजीओ की कैसे अकाउंटिंग होनी है, क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, लीज की अकाउंटिंग कैसे होनी है, लेसी लेसर कैसे अकाउंटिंग करते हैं, है ना। तो यूएस की अकाउंटिंग कैसे होती है, यूएस की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है ना, वहाँ की कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, SEC क्या है ना, PCAOB क्या है। तो मतलब आपको वहाँ का अकाउंटिंग बोर्ड पता होना चाहिए, आपको वहाँ की अथॉरिटीज़ पता होना चाहिए, किसको कब क्या रिपोर्टिंग की किसको कब क्या रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो फार इज़ नथिंग बट इट्स लाइक आप इंडिया में जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, तो वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको यूएस की सीखनी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि मैं वो पढ़ भी रहा हूँ और मैंने उसको थोड़ा डीप में गया हूँ, तो ये समझ में आया कि वहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंडिया से थोड़े से डिफरेंट है ना। क्लासिफिकेशन है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो यूएस गैप के हिसाब से, ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो उसकी क्लासिफिकेशन ना बड़ी थोड़ी सी पेचीदा है। बेसिकली इट्स वेरी टेक्निकल। आप जब उसको करेंगे तो यू विल एंजॉय इट, ठीक है, बिकॉज आई एम एंजॉइंग इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग।
द सेकेंड सब्जेक्ट हेयर इज द AOD विच इज ऑडिट। ऑडिट में क्या है, आपको सारा यूएस में किस तरह से किन किन कंपनीज पे ऑडिट मैंडेटरी है, ऑडिट की क्या बेसिकली प्री रिक्विजिट्स हैं, किन किन तरह की ऑडिट्स होती हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है और क्या प्रोसेसेस फॉलो करने हैं, वाउचिंग का प्रोसेस, ये वो जो अगर आपने सीए किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर सीए नहीं किया हुआ है, आप फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो भी आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत ऑडिट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ऑडिट का काम ये है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आप उसको एक्सटर्नल पर्सन की तरह ऑडिट करते हैं तो आप एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, आप अपनी इनपुट्स दे रहे हैं मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट उनको ठीक कर रहा है और अगर आप इंटरनली ऑडिट कर रहे हैं तो आप इंटरनल ऑडिटर की तरह सॉरी। तो ऑडिट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब ये दोनों मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है रेगुलेशंस। अब रेगुलेशंस क्या होंगी, रेगुलेशंस यही होंगी जैसे कंपनी की रेगुलेशन है, टैक्सेशन की रेगुलेशंस है। तो यूएस में जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके ऊपर क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या कंप्लायंसेस उनको करनी होती हैं, तो ये रेग का सब्जेक्ट है, रेगुलेशन का। अब जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, ये मैंडेटरी हैं, ठीक है। चौथा जो सब्जेक्ट है ना, उन्होंने ऑप्शनल रखा है, ठीक है। जैसे उसमें TCP है, उसमें BC है और उसमें ISA है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट हो गया, टैक्स कंप्लायंस प्रैक्टिस हो गया। तो बेसिकली क्या है, देखिए 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं, फार, ऑडिट और रैग। और जो चौथा सब्जेक्ट है, इन 3 सब्जेक्ट्स में से जो ISA, BEC और TCP, इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे मैं अगर अपने इंटरेस्ट की बात करूँ तो मैं TCP लूंगा, ठीक है। TCP क्यों लूंगा, क्योंकि उसमें टैक्सेशन रिलेटेड सारे एस्पेक्ट है और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट टैक्सेशन है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस एनालिटिक्स हो सकता है, ठीक है। तो आप बिजनेस एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग बार ले सकते हैं, है ना। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे, ठीक है। अब ये एक जो है ये तो हो गए 4 सब्जेक्ट्स। फीस मैंने आपको ऑलरेडी बताई, 60,000 प्लस मिनिमम फीस है अगर मैं INR में कन्वर्ट करूं, और उससे आपको बेसिकली एग्जाम में आप बैठ सकते हैं फी पे करके। प्रोमेट्रिक सेंटर्स में इसके एग्जाम्स होते हैं, और जो एग्जाम्स हैं ना वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं इसके। वो कैसे ट्रिकी होते हैं, मतलब इसमें एक तो आपके पहली चीज़ तो यह है कि कोई सब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव ट्रिकी इसलिए ज़्यादा होते हैं बिकॉज आंसर सब एक जैसे लगते हैं ऑप्शंस में, राइट। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत मस्ट है। एटलीस्ट जो मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इट्स अ ग्लोबल लेवल मटेरियल जिसको पढ़ के काफ़ी बच्चों ने अपने एग्जाम्स क्लियर किए हैं पिछले 4-5 साल 6 साल में। तो आपके लिए भी वो काफ़ी रेलिवेंट मटेरियल रहेगा। और उसमें फ़ायदा ये है कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न है, और जिस तरह से एग्जाम में जैसे अगर आप कुछ गलत आंसर देते हैं तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो उस हिसाब से आते हैं आपके पास, ठीक है। मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज होता है इसमें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है। मतलब आप अगर स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से सारे आंसर्स दे रहे हैं, आपके आंसर सब सही जा रहे हैं, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। अब ये तो है ऑब्जेक्टिव की बात। फिर इसमें TBS है, मतलब टास्क बेस्ड सिस्टम भी है। टास्क बेस्ड सिस्टम में बेसिकली ये पूरा सिनेरियो आपको केस स्टडी दे दिया जाएगा, फिर उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिनेरियो को आप प्रॉपर्ली समझे हैं, एनालाइज कर पाए हैं, अपनी ओपिनियन ठीक से दे रहे हैं। बेसिकली आपकी सारी स्किल्स इसमें चेक होती हैं, अच्छे से आपका पूरा का पूरा चेक किया जाता है कि आप एक स्किलफुल प्रोफेशनल बनने लायक हैं या नहीं है। अब मेन चीज़ जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट अगर बन भी जाते हैं ना, तो अगेन यहाँ पर भी वही सिमिलर चैलेंज है जो EA वाले में है। क्या कि आपने थ्योरेटिकली सब कुछ पढ़ भी लिया, एग्जाम क्लियर भी कर लिए सारे, बट आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पर भी आर्टिकलशिप मैंडेटरी नहीं है तो पहले 1 या 2 साल आप EA हैं या आप CPA हैं, ठीक है। आपको पूरा जोर लगा के अपनी स्किल्स पे, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। पैकेजेस को नहीं देखना एंट्री लेवल पे, ये ध्यान रखना। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि मैंने CPA कर लिया, मैंने EA कर लिया और मेरा इतने का पैकेज लग जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, 10 में से 1 आदमी का लगता है अच्छा पैकेज। 9 लोग सिर्फ इस वजह से एंट्री लेवल पे पोजीशंस को एक्सेप्ट नहीं करते कि पैकेज कम है, और फिर 1-2 साल अपने वेस्ट कर देते हैं CPA करने के बाद। ये आप बिल्कुल भी ना करें। जो रोल मिल रहा है, जो काम मिल रहा है, जो अगर आपके इंटरेस्ट का काम है, पैसे चाहे कम भी मिल रहे हैं, आप उसमें एक बार एंट्री ले लें। क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप एंट्री ले लेंगे, काम अच्छा करेंगे, तो आपका 3 मंथ 6 मंथ्स में भी पैकेज बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बस, जो मेन चीज़ है, ठीक है। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ, इसे कंपेयर करूँ एनरोल्ड एजेंट से, जो मैंने पिछली पार्ट में आपको बताया, तो एनरोल्ड एजेंट में आप सिर्फ टैक्सेशन वाले एस्पेक्ट पे एक्सपर्ट बनते हैं, इसमें आप ओवरऑल एक्सपर्ट बनते हैं। मतलब अगर आपने TCP को ऑप्ट किया तो आप टैक्स एक्सपर्ट भी बनते हैं। मतलब CPA टैक्सेशन में भी प्रैक्टिस कर सकता है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग के तो मास्टर होते हैं CPA, ऑडिट कर सकते हैं आप, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं अपने क्लाइंट्स को,
ठीक है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये है कि ईए जो है ना वो पूरे यूएस में कर सकता है काम इजीली। सीपीए जहाँ पर सीपीए लाइसेंस उन्होंने लिया है जिस स्टेट से, वो उसी स्टेट में प्रैक्टिस करते हैं। मल्टीपल स्टेट में अलाउड होता है लाइसेंस लेना, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो जिस स्टेट से आपको लाइसेंस मिला आप उस स्टेट की प्रैक्टिस करते हैं। जनरली ऐसा ही है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, मे बी इट इज़ गोइंग टू अमेंड, बिकॉज मैंने ऐसा पढ़ा था कि ये अपडेट होने वाला है या अभी रिसेंटली ये अपडेट हुआ है इसमें कुछ। ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी मेन चीज़ जो थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो सीपीए से रिलेटेड, ईए से रिलेटेड, हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड, आपको एक्सेस के बारे में पता करना हो कि अगर आप कैसे एक्सेस ले सकते हैं इन प्रोग्राम्स की और प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड आई एम हेल्पिंग आउट अदर्स, बिकॉज अभी आप ये समझें कि दिस इज़ द टाइम व्हेन द डायनामिक्स ऑफ द ग्लोबल अकाउंटिंग इज़ चेंजिंग एंड यूएस में बहुत शॉर्टेज है सीपीएस की भी और अकाउंटेंट्स की भी, और काफ़ी सारा काम इंडिया में आउटसोर्स हो रहा है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन नेक्स्ट 5 years इट इज़ गोइंग टू डेवलप एज फार एज दी ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रैक्टिस आर कंसर्न, है ना। काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा है, बैक ऑफिस ऑपरेशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट बन रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, इंडिया में भी हैं, और अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो इंडिया के बाहर तो हैं, है ना। तो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट दी सीएमए प्रोग्राम, एंड कोई भी डाउट्स हो तो डू कमेंट एंड विल कीप इन टच। थैंक यू सो मच।